इस डायग्राम से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो ऊपर की तरफ टी कोस फाई और इधर वाला ये जो टी कोस फाई कंपोनेंट है ये ऊपर की डायरेक्शन के अंदर एप्लीकेबल है, और ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं मतलब नीचे की तरफ जो बारबल लगेगा उसको ये दोनों क्या करेंगे, आपका संतुलित करेंगे। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि टी कोस फाई प्लस टी कोस फाई बराबर हम क्या कह देंगे, नीचे की तरफ लगने वाले बारबल के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 2t cos फाई होगा वो आपका W बराबर mg के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर इसके नीचे नोट भी कर रखा है कि ऊपर की दिशा में जो तनाव बल का घटक है वो आपका टी कोस फाई एंड आपका यहाँ पर टी कोस फाई दिया हुआ है, एंड नीचे की दिशा के अंदर जो आपका बारबल लग रहा है वो आपका कौन सा है, mg है, और उसकी वैल्यू लगभग कितनी g है, उसकी वैल्यू हो सकती है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एंड m इज द मास ऑफ आपका ये जो पेंडुलम है इसका मास की यहाँ पर बात की गई है। तो संतुलन की अवस्था के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो टी कोस फाई प्लस टी कोस फाई है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं वो नीचे की तरफ लगने वाले बारबल से संतुलित हो जाएंगे, दैट मींस mg के इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो 2t cos फाई होगा वो बराबर हो जाएगा आपका mg के, और हम ये जानते हैं कि जब cos फाई के अंदर अल्प कोण की हम बात करते हैं या जब कोण अल्प होता है तो अल्प कोण के लिए जो cos थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए हम इसके डेरिवेशन और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप से आपको एग्जाम के अंदर लिखना पड़ता है और ये कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए स्टूडेंट इसके अंदर इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, 1 नंबर के अंदर इसकी जो वर्किंग है वो आ सकती है, उसके बाद में इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो आ सकता है, और पेपर के अंदर मोस्टली ये पूछते हैं कि इसकी कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला डराइव कीजिए जो कि ये है, इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला डराइव कीजिए जो कि ये है, और इसकी रेखीय आवर्ती का फॉर्मूला डराइव कीजिए जो कि ये है। अगली वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इसके बेस इसके ऊपर जो आधारित न्यूमेरिकल है आप उनको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी वर्किंग प्रोसेस एंड इसका जो मैथमेटिकल एक्सपर्जन है उसको आपको किस टाइप से प्रूव करना है और एग्जाम के अंदर बढ़िया नंबर लेके आने हैं। अदर जो यूट्यूबर है वो क्या करते हैं कि केवल इसके डेरिवेशन को समझा देते हैं जिससे कि स्टूडेंट को जो लैंग्वेज है उस वो लिखने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हम आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर नोट्स लेके आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी जो वीडियो है उनको शेयर जरूर करते रहें। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं कि जो मैं डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करूंगा कि डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि किसी भारी तथा एक समान छड़ या सिलेंडर या किसी दृढ़ पिंड को, रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, को 2 समान ऊर्ध्व लचीली तथा अप्रत्यास्थ समांतर धागों से चित्रानुसार गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज लटकाया जाए तो इस व्यवस्था को द्विदंतुक निलंबन कहते हैं, बाइफिलर सस्पेंशन इसको बोला जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये आपकी 2 लचीली डोरियां हैं, अप्रत्यास्थ डोरियां हैं, इनसे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन मैंने क्या किया है जी कि एक आपका रिजिड बॉडी है ए बी, उसको मैंने इससे लटकाया है। तो ये जो आपका आपने जो व्यवस्था बनाई है इसको हम बोल देते हैं बाइफिलर सस्पेंशन। अब इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा कि क्षैतिज तल में यदि हमारे इस AB पिंड को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए तो यह गुरुत्वीय केंद्र से ऊर्ध्व गुजरने वाली अक्ष के प्रति सरल आवर्त गति करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था 6 मिनट में। तब इस व्यवस्था के दोलनों को द्विदंतुक दोलन कहा जाता है, दैट आर नोन एज बाइफिलर ऑस्किलेशन। माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का सिलेंडर है, जैसे मैंने अभी AB आपको डायग्राम में दिखाया था, जिसकी लंबाई 2d है। ये जो आपका सिलेंडर है, एक बार वापस दिखा देता हूं, ये जो आपका AB सिलेंडर है इसकी जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो इसके पैरेलल मैंने लिख रखी है 2d है, और ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। चलिए आगे इसके बात करते हैं। 2d है, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का सिलेंडर जिसकी लंबाई 2 × स्मॉल d है, L लंबाई वाली डोरियों से क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B से जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा है 2-3 बार डायग्राम में। यदि इस सिलेंडर को मध्य स्थिति से, मतलब इसकी AB पोजीशन से थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो माना इसका निलंबन, मतलब जहां से डोरियां जुड़ी हुई है, निलंबन बिंदु से इसका विचलन कोण फाई बनता है तथा गुरुत्वीय केंद्र से बना कोण आपका थीटा है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तथा इस समय माना डोरियों में तनाव बल कैपिटल T होगा तथा इस तनाव बल को घटकों में वियोजित करने पर पिंड के लंबवत ऊपर की तरफ
पिंड के लंबवत, मतलब जैसे आपका ये ए बी पार्ट था तो इसके लंबवत ऊपर की तरफ, परंतु धागे के समांतर घटक टी कोस फाई प्राप्त होते हैं तथा धागे के लंबवत घटक टी साइन फाई प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं जी। चित्रानुसार यह स्पष्ट है कि ऊर्ध्वाधर घटक की तरफ लगने वाले घटक टी कोस फाई तथा टी कोस फाई दोनों बिंदु ए तथा बिंदु बी के लिए नीचे की तरफ लग रहे भार बल W बराबर mg को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका सत्यापन क्या होगा कि अतः जो भार बल होगा संतुलन की अवस्था में वो बराबर हो जाएगा टी कोस फाई ऊपर की तरफ प्लस का टी कोस फाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि mg बराबर 2t कोस फाई। तो mg बराबर आपका 2t आ गया। क्यों आ गया कि सर कोस फाई कहाँ गया, कि याद रखना अल्प कोण के लिए, अल्प कोण फाई के लिए जो कोस फाई होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। जब तनाव बल T बराबर कितना हो जाएगा, T यदि मैं ऐसे निकालूं तो ये हो गया mg/2, तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि हम अन्य घटक T साइन फाई की बात करते हैं तो देखिए वो क्या कहता है कि ये जो अन्य घटक आपका T साइन फाई है वो हमारे तंत्र को या सिस्टम को उसकी प्रारंभिक अवस्था के अंदर लाने का प्रयास करता है तथा तंत्र की कोणीय आवृत्ति तथा तंत्र है वो कोणीय आवृत्ति ओमेगा के साथ में कोणीय गति करता हुआ पाया जाता है और कोणीय गति के अंदर प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो की परिभाषा से आप क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यानयन मैंने बोला तो आगे माइनस का साइन आएगा, बल गुणा बलों के मध्य की दूरी, और बल कौन सा लेना है आपको, प्रत्यानयन बल लेना है साहब। अब देखिए टो इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा था आपका, मतलब उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंदर कौन सा लाना चाहता है, टी साइन फाई। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया टी साइन फाई, और इन दोनों बलों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, जितना आपका जो साइज होगा पेंडुलम का वही तो आपकी साइज होगी। तो हमने ये देखा ये आपका 2t साइज है, 2d साइज है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2d लिख दिया। आगे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलता है कि टो बराबर माइनस का माइनस टी का टी साइन फाई का साइन फाई डी का डी, दो आपका आगे आ गया। तो टी इज इक्वल टू माइनस का 2t साइन फाई इंटू डी। और अल्प कोण फाई के लिए, अल्प कोण फाई के लिए जो साइन फाई होता है वो तो फाई के बराबर हो जाता है, और जो आपका कोस फाई होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। तो टो बराबर माइनस का 2t फाई इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब आप ये जानते हैं कि हमें तो इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सत्यापन करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आप सत्यापन करेंगे तो आप इस टो की जगह कितना पुट करेंगे, आई अल्फा पुट करेंगे, और अल्फा की वैल्यू आप कितनी रखते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर रखते हैं। तो ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन तभी बनेगी जब इधर यदि आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा है तो इधर भी आपका क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। परंतु समीकरण 2 से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस वाली जो आपकी आरएचएस है इसमें तो फाई पड़ा है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब डायग्राम के थ्रू उसकी जो ज्योमेट्री है उसके अनुसार हम फाई को थीटा के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस टाइप से। तो देखिए मैंने बोला कि चित्रानुसार जो कोण फाई है ऑन पोजीशन ए, आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो अब देखो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिएगा यदि मैं इस वाले कोण की बात करता हूं, ऑन पॉइंट ए की हमने बात की है, तो कोण फाई बराबर कोण थीटा बराबर या कोण कोई सा भी हो चाप बट्टे त्रिज्या। तो इसके सामने जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली चाप हो गई, और जहां से ये सस्पेंशन हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो आप क्या कह देंगे, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, चाप हो गया ए डैश और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी एल। तो हमने यहाँ पर ये नोट किया, देखिएगा कोण फाई बराबर ए डैश अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको पॉइंट कर दिया। अब ये जो सेम चीज होने वाली है ये हम करने वाले हैं किसके साथ में, थीटा के साथ में। थीटा के साथ में देखिए कैसे करोगे, कि कोण थीटा बराबर चाप ए डैश अपॉन त्रिज्या। जब ये पूरी आपकी डिस्टेंस कितनी थी स्टूडेंट, 2d थी, तो मैं कह देता हूं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सिस है उससे लेके ए तक की डिस्टेंस इसकी हाफ हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ पर d है। तो अब देखिएगा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार बिंदु जी पर कोण थीटा बराबर आपकी क्या हो गई, चाप बटे त्रिज्या। तो ये मैंने लिख दिया, चाप कितनी है उसके सामने ए डैश और उसकी त्रिज्या कितनी है 2d की हाफ, तो ये आपकी हो जाती है d। समीकरण नंबर इसको मैं 4 पॉइंट कर देता हूं। समीकरण 3 और 4 का जब आप डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ए डैश से अपॉन ए डैश आपस में कैंसिल, तो फाई अपॉन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एल आ जाता है। हमने यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आपको क्या मिल गया, d इंटू थीटा अपॉन एल। ये d थीटा में
अवकलन वाला नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। ये डी थीटा में बता रहा हूं, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई है, इंट्रोड्यूस कर देंगे समीकरण नंबर 5 से। तो माना ये जो आपका वैल्यू है जो भी आई है इसको अपने समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो देखो समीकरण आपकी 2 कौन सी थी, ये वाली आपकी समीकरण 2 है। ये जो फाई है इसकी जगह में वो आपकी वैल्यू पुट करूंगा डी थीटा अपॉन एल की, ये देखिएगा। तो टो बराबर माइनस का 2t d और फाई की जगह मैंने क्या रख दिया आपका यहाँ पर डी थीटा अपॉन एल, ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। अब देखिएगा टो बराबर माइनस का 2t d और d मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर अपॉन एल इंटू थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टो इज इक्वल टू माइनस का 2t थीटा डी स्क्वायर अपॉन एल। अब आप जानते हैं कि कोणीय गति के अंदर जो टॉर्क होता है या जो बल आघूर्ण होता है टो बराबर आई अल्फा होता है। तो हम कह सकते हैं कि आई तो यहाँ पर इनर्शिया है आई, और ये जो अल्फा इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये आपका किसके बराबर चल रहा है, इस वाले टर्म के बराबर चल रहा है। क्यों? क्योंकि टो बराबर आई अल्फा और टो बराबर ये वाली टर्म, तो इनके जब एलएचएस बराबर है तो भैया आरएचएस भी बराबर होने चाहिए। तो आपने इसकी वैल्यू इसके बराबर पुट यहाँ पर कर दी है। अब देखिएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आपका आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा इस वाली टर्म के, तो मैंने ये यहाँ पर नोट कर दी माइनस का 2t थीटा डी स्क्वायर अपॉन एल। अब अगले स्टेप में आप इस आई को इसके अपॉन में यहाँ पर सेंड करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इधर गया तो माइनस का 2t थीटा डी स्क्वायर अपॉन एल, और अपॉन के अंदर आई और आ गया। ये वाली जब टर्म इधर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का 2t डी स्क्वायर थीटा अपॉन आई एल इज इक्वल टू 0। यह आपकी क्या है, बाइफिलर ऑस्किलेटर की इक्वेशन है, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 6। और जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या जो सरल आवर्त गति की आपकी समीकरण होती है स्टैंडर्ड, वो आपकी कैसी होती है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कह देंगे समीकरण नंबर 6, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 7। इन दोनों की जब आप तुलना करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाती है 2t डी स्क्वायर अपॉन आई एल। ये मैंने आगे यहां पर लिख रखी है, देख लीजिएगा। कंपेयर इक्वेशन 6th and 7th, we get omega square is equals to 2t d square upon il and ओमेगा इज इक्वल्स टू, जब आप इस यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पावर 1/2 लगा देंगे। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2t d स्क्वायर अपॉन आई एल की पावर 1/2। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन बाइफिलर ऑस्किलेशन। आगे हम देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखते हो, 2 अपॉन टी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। एज इट आपका इधर चल रहा है। अब मेरा जो मेन पर्पज है, मैं ये चाहता हूं द टोटल टाइम पीरियड ऑफ बाइफिलर ऑस्किलेटर इन टेकन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज फॉलोइंग। तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ये इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम इस t वाले टर्म को इधर भेजेंगे और इस वाले पूरे के पूरे पद को हम इधर सेंड करेंगे। तो 2 आपका एज इट पड़ा रहेगा, नीचे वाली टर्म आपकी ऊपर आएगी तो ये आपका अंडर रूट के अंदर आई एल आ गया। एंड रिमेनिंग टर्म 2t डी स्क्वायर आर द डिनोमिनेटर टर्म, तो ये आपकी 2t डी स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट एज इट चल रहा है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल टाइम पीरियड इन बाइफिलर ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप जानते हैं कि जो इसकी ये तो आपकी कोणीय आवृत्ति थी। अब यदि मैं बात करूं कि रेखीय आवृत्ति क्या होगी, तो सर रेखीय आवृत्ति जो होती है वो आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो 2 है मतलब ये वाले जो टर्म है इसका इनवर्स कर देना है। तो वो मैंने कर दिया, 2 ऊपर था नीचे लगा दिया, 2t डी स्क्वायर नीचे था ऊपर आ गया, आई एल ऊपर था नीचे आ गया, अंडर रूट आपका एज इट पड़ा है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द लीनियर फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस, एग्जांपल द बाइफिलर ऑस्किलेटर। तो आशा करता हूं कि हमारा ये जो आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, जिसको आप बाइफिलर पेंडुलम या द्विदंतुक दोलन कहते हैं, ये आपके समझ में आया होगा। इस वाले टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मेन यही पर्पस था कि इस वाले टॉपिक के अंदर डेरिवेशन तो आपको हर कोई समझा देगा, लेकिन ये पेपर के अंदर लिखना कैसे है इसके बारे में आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर जरूर करें, और आपको फ्यूचर के अंदर कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छी न लगे तो डिसलाइक जरूर करें, और अपना मत जरूर देके जाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के थ्रू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।